गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत सहायक सामग्री चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो हम ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिए हैं, ये कलेक्शन आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को करा दूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए करना चाहिए। ये लैंप बोल रहा है किस प्रकार के लैंप का उपयोग जो है कह रहा है कि ये किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग जो है ना केवल 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए करना चाहिए। तो 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप के होल्डर का। गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का उपयोग 300 वाट से अधिक के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्लियर। देखिए जबकि ये सारा देख रहे हैं लैंप होल्डर है। फिर अगर बायोनेट कैप लैंप होल्डर का अगर बायोनेट कैप लैंप होल्डर के बारे में पूछा जाए कितने वाटों तक करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं इसको 200 वाट तक। ठीक है। यदि आपको एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर का पूछा जाए तो ये कितने वाटों तक के लिए करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं 200 से लेकर के 300 वाट तक। ये 200 से 300 वाट तक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए डैश एक मूलभूत आवश्यकता है। देखिए आखिर हम लोग वैद्युत परिपथ की सुरक्षा यानी सेफ्टी डिवाइस किसको कहते हैं? सेफ्टी डिवाइस हम उसको कहते हैं कि जो हमको क्या करे कि ये युक्ति क्या करता है कि परिपथ को क्षरण से बचाता है। अगर कोई हमको क्षरण से बचाए तो हम उसी को सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। और सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आपका आता है फ्यूज, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर किसी भी परिपथ को अगर क्षरण से बचाए तो हम उसको सेफ्टी डिवाइस कहते हैं और सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आपका आता है फ्यूज। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूज संयोजित होना चाहिए। फ्यूज को आखिर कैसे संयोजित करना चाहिए? तो फ्यूज हमेशा फेज चालक के श्रेणी क्रम में संयोजित होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर में करता है कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग डैश किया जाता है। आखिर हम लोग कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये कार्ट्रिज फ्यूज का हम लोग उपयोग वर्कशॉप में करते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए
सही है। कार्ट्रिज फ्यूज का हम लोग उपयोग वर्कशॉप में करते हैं। ठीक है, ये फ्यूज में है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग हम लोग वर्कशॉप। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जाता है। उसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि जब हमको फ्यूजिंग फैक्टर निकालना हो तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात करने के लिए न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे अंकित फ्यूजिंग धारा होता है। फ्यूजिंग फैक्टर यानी न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे अंकित फ्यूजिंग धारा। इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। ये याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन समझिए। फ्यूज रेटिंग डैश के पदों में व्यक्त की जाती है। फ्यूज रेटिंग को हम लोग धारा के पदों में व्यक्त करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद देखिए 29 नंबर डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज। डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज डैश के लिए उपयोग किया जाता है। डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज, डिलेड एक्शन जो कार्ट्रिज फ्यूज है, आखिर हम उसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज का हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसको हम लोग डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग मोटर परिपथ में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए 30 नंबर को समझिए। शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार के कार्ट्रिज फ्यूज। शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार के कार्ट्रिज फ्यूज डैश के लिए उपयोग होता है। शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार के कार्ट्रिज फ्यूज का जो हम लोग उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये शीघ्र प्रकार का जो हम लोग उपयोग करते हैं ऊष्मन परिपथ में। कहाँ करते हैं, ऊष्मन परिपथ में, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए कह रहा है कि वह सुरक्षित युक्ति जो 4 घंटे के बाद भी परिपथ को नहीं खोलता है, जब धारा रेटेड धारा से 1.5 गुना अधिक हो, वह डैश होगा। कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन में कि वह सुरक्षा युक्ति जो 4 घंटे के बाद भी परिपथ को नहीं खोलता है, 4 घंटे के बाद भी परिपथ को नहीं खोलता है, जब धारा रेटेड धारा से 1.5 गुना अधिक है, वह डैश होगा। वह आपका रिवायरेबल या किट कैट फ्यूज होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार में फिर से फ्यूज लगाने में एचआरसी फ्यूज में, तार में फिर से फ्यूज लगाने में एचआरसी फ्यूज में डैश होते हैं। तार में फिर से फ्यूज लगाने पर एचआरसी फ्यूज में उच्च भंजन क्षमता होता है। फिर से जब फ्यूज लगाइएगा एचआरसी फ्यूज में, तो वहाँ उच्च भंजन क्षमता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। एचआरसी का फुल फॉर्म होता है एचआरसी, हाई रिप्चरिंग
हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। ठीक है, हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परिपथ में फ्यूज डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी परिपथ में जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं वह डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट सर्किट वो ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूजिंग फैक्टर है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर आखिर हम किसको कहते हैं? तो फ्यूजिंग फैक्टर न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे अंकित फ्यूजिंग धारा को कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? 1 से कम होता है, जिसका मान 1 से कम होता है। चलिए 35 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को समझिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन दिया हुआ है आपको। 2 कथन क्या है? एक कथन में कह रहा है किटकैट फ्यूज कह रहा है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर विद्युत धारा क्षमता तक बनाए जाते हैं। जो हम लोग किटकैट फ्यूज घर में जो यूज करते हैं उसका कह रहा है धारा क्षमता 5 एम्पियर से 3000 तक होता है। जबकि HRC फ्यूज के बारे में बता रहा है कि HRC फ्यूज का जो क्षमता होता है, HRC फ्यूज का क्षमता 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। तो ये देखिए दोनों बात सही है कि किटकैट जो फ्यूज हम बनाते हैं वो 5 एम्पियर से 3000 तक बनाते हैं, जबकि HRC फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के क्षमता बनाए जाते हैं। जो दोनों कथन ए और बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 36 नंबर भी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कथन इसमें भी ए है और कथन 2 है। कह रहा है स्विच एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिकी परिपथ को शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिपथ में सुरक्षा करती है। स्विच के बारे में कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि किसी वैद्युतिकी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने अर्थात प्रारंभ या समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति फ्यूज कहलाती है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये स्विच के बारे में बोल रहा है कि स्विच एक प्रकार का क्या है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 36 में देखिए, ये 36 का क्वेश्चन है। 36 में ऐसा आपको बता रहा है कि कथन ए और कथन 2 में कौन सा सही है। ये देखिए 36 में देखिए यह स्विच एक सुरक्षा युक्ति है। स्विच एक सुरक्षा युक्ति नहीं होता है, स्विच हमारा एक कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो पहले ही 1 नंबर गलत है यहाँ। देखिए किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम नियंत्रित करने के लिए स्विच यूज करते हैं, ना कि फ्यूज। इसलिए ये दोनों कथन क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। जो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत मेरा आता है फ्यूज, और जबकि कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है मेरा स्विच। जो ये दोनों का दोनों गलत है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आखिर हम लोग सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो रेगुलेटर का प्रयोग करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए। पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग फैन में रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है। विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है तथा इनका
वर्गीकरण उसके प्रयोग के आधार पर होता है। इनका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर होता है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है? एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है? तो ये आपका आएगा सामान्य एसेसरीज के अंतर्गत, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।